Hello, students. I hope you and your family are fine in this COVID 19 situation. Now, let's discuss the new topic Reserve Bank of India and Apex Banking Institution. Here, Apex means huge banking institution. As you all know, the Reserve Bank of India is the supreme monetary and banking authority in the country and control the banking system. तो हमने जैसे पहले ही ये डिस्कस कर लिया है कि जो आरबीआई है वो सबसे बड़ा मॉनेटरी और बैंकिंग की ऑथराइजेशन सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के ही पास है कंट्री में एंड कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम। और आरबीआई ही है जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व बैंक एज इट कीप द रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स। इसे रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के जितना भी डाटा है और रिजर्व्स हैं सब आरबीआई अपने पास ही रखती है। Then RBI was established on April 1, 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934। जो RBI है वो एस्टेब्लिश हुआ था ऑन अप्रैल 1, 1935 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आरबीआई कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। आरबीआई हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कॉरपोरेट बॉडी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। आरबीआई की कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉरपोरेट बॉडी की तरह हुई है, एक कंपनी है जिसका क्या है परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। हेयर परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कोई भी मेंबर आए या जाए कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड अ कॉमन सील, और इसकी एक कॉमन सील है। देन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ इस टॉपिक के अंडर ये है कि आरबीआई को कैसे मैनेज और कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो कि आरबीआई को मैनेज और ऑर्गेनाइज करती हैं। फर्स्ट पार्टी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन उसके अंडर आएंगे गवर्नर्स, देन उसके अंडर आएंगे डिप्टी गवर्नर्स, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, then principal chief general managers, chief general managers, general managers, deputy general managers, assistant general managers, managers, assistant managers and support staff। तो ये सारी पार्टीज़ हैं जो मैनेज कर रही हैं और ऑर्गेनाइज कर रही हैं आरबीआई को। Then next topic is objectives of RBI. So the first point is to regulate the issue of bank notes and the keeping of reserves with the view to securing monetary stability in India। तो आप सबसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो भी हमारे बैंक नोट्स हैं और कॉइन्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसकी इशूइंग का काम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का है, and the keeping of reserves with the view to secure monetary stability in India। और जो भी हमारी गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रेडी करती है उसका भी संभालने का काम आरबीआई के ही पास है कि इंडिया में एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके एंड जनरली to operate the currency and credit system of the country to its advantage। और आरबीआई का ही काम है कि जितने भी हमारे करेंसी और क्रेडिट सिस्टम हैं उसको भी ऑपरेट करना जो ऑल ओवर इंडिया हमारे चल रही हैं। Then second point is the Reserve Bank of India was established with the main motto of regulating all the banks in India। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस वजह से इस्टेब्लिश हुआ था कि ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें रेगुलेट कर सके और जितने भी रिजर्व्स हैं कमर्शियल बैंक्स के उनको अपने पास रख सके और बैंक नोट्स और कॉइन्स को इशू कर सके। सो इट वॉज डन टू सिक्योर द मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड देयर बाय टू ऑपरेट द क्रेडिट सिस्टम एंड करेंसी ऑफ द कंट्री टू इट्स ओन एडवांटेज। तो ये
मॉनेटरी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही किया गया है, और जो भी हमारे क्रेडिट सिस्टम है और करेंसी है कंट्री की, उसे कंट्रोल करने के लिए। प्रायर टू द आरबीआई, the government of India and the Imperial Bank of India were unable to control the Indian financial system by keeping it in check. जब आरबीआई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया सारे सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसलिए आरबीआई को एस्टैब्लिश करना पड़ा। Therefore, a committee led by the Hilton and Young Commission in 1935 shifted the entire financial system to the RBI. तो इसीलिए जो हिल्टन और यंग कमीशन थी, ठीक है, जो 1935 में हुई थी, तो इस वजह से सारा फाइनेंशियल सिस्टम आरबीआई को ही सौंप दिया गया था। So, the primary target for RBI was to control and regulate the various financial policies and help in the development of the banking facilities throughout India. तो यही RBI का मेन टारगेट है, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उन्हें रेगुलेट और कंट्रोल करना और हमारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करना थ्रू आउट इंडिया। The primary objective for the RBI would be to regulate the various banking functions for India in the money market, and the focus mainly on issuing new notes. Then the RBI was established with the aim of being a bankers bank. ये एक बैंकर्स का बैंक भी है, क्योंकि ये सारे हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको हैंडल करता है। एंड ऑल्सो द बैंक फॉर द गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी एक्ट करता है। इट्स टास्क वॉज टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस फ्रेमवर्क्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इसीलिए कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। देन लास्ट टॉपिक इज functions of RBI. So the first point is supervisory and regulatory authority. So here in the first point it is said that स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं और जितने भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं अदर बैंक्स के साथ, उसे मैनेज करना भी आरबीआई का ही काम है। हर एक इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये भी इसके अंडर ही आता है। और जितनी भी हमारी पीरियोडिक इंस्पेक्शन है बैंक्स की, उसको कंडक्ट करना भी आरबीआई का ही काम है। देन नेक्स्ट इज मॉनेटरी अथॉरिटी। कंट्री की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसको मैनेज करना, ये भी आरबीआई का ही काम है। एंड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी, ये भी आरबीआई का ही काम है। एंड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना भी आरबीआई का ही काम है, जैसे प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो ये सब इस चीज़ मॉनेटरी अथॉरिटी के अंडर आते हैं। देन थर्ड इज करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी भी एक आरबीआई का ही फंक्शन है। तो इसमें ये है कि कोई भी जो हमारी करेंसी है उसको इशू करना भी आरबीआई का ही काम है। एक्सचेंज करना और इसी करेंसी को डिस्ट्रॉय करना भी आरबीआई का ही काम है, अगर वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर रही है तो। एंड इशू एडिक्वेट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑल ओवर द कंट्री, तो ये भी आरबीआई का ही काम है। और जितने भी हमारे बैंक्स अफेयर्स हैं विद आरबीआई, उसके साथ भी डीलिंग करना आरबीआई का ही काम है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। जितने भी हमारे एक्सटर्नल ट्रेड हैं और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है,
उसको फैसिलिटेट और डेवलप करना भी आरबीआई का ही काम है। और जितने भी हमारे एक्सचेंज कंट्रोल हैं विद द अदर कंट्रीज़, उसको भी मैनेज करना आरबीआई का ही काम है। और जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टर्स हैं जो आरबीआई के साथ डील कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स को मीटअप भी आरबीआई ही करता है। देन नेक्स्ट इज प्रमोशनल फंक्शंस। इस पॉइंट में ये है, हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है आरबीआई का, उसको स्ट्रेंथन करता है। और जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं उसे फिलअप करना भी आरबीआई का ही काम है। और जितने भी न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना, ये भी आरबीआई का ही काम है। और जितने भी हमारे बैंक्स हैं लाइक कमर्शियल बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट्स, इसको भी प्रमोट करना आरबीआई का ही काम है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अदर रिलेटेड फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ अदर फंक्शंस भी शामिल हैं, जैसे प्रोवाइड्स बैंकिंग सॉल्यूशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जितने भी हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे भी आरबीआई ही काम करता है। और जितने भी हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके शेड्यूल्ड बैंक्स के बैंकिंग अकाउंट्स को भी मेंटेन करना आरबीआई का ही काम है। और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे उनके लिए एक एडवाइज़र भी है। एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का लेंडर भी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनेटरी डाटा एंड पब्लिकेशंस। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो मॉनेटरी डाटा है लाइक मंथली रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स, उसको मेंटेन करना भी आरबीआई का ही काम है। देन लास्ट फंक्शन इज प्रोहिबिटरी फंक्शन। इस फंक्शन के अंडर ये है कि कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जो आरबीआई भी नहीं कर सकता, जो आरबीआई को हक नहीं दिया गया है। लाइक आरबीआई को किसी भी ट्रेड और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है। आरबीआई अपने शेयर्स को बाय नहीं कर सकती और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आरबीआई लोन्स भी नहीं दे सकती है। सो दीज आर द फंक्शंस। थैंक यू।